हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग सिलेबस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिए, कल वीडियो आ गई है। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास, 1:30 बजे हिंदी, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और ये सिलेबस का वीडियो भाई कल आ गया है तो जाके आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, पीडीएफ है 500 पेज की। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में इस क्रैश कोर्स से बहुत सारे छात्र छात्राएं जो अपनी तैयारी किए थे वो अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए हैं। तो आप लोग भी अपना सपना साकार कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स से तैयारी करके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, परचेज कर सकते हैं और तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। ठीक है, अगर नहीं पता है कि फॉर्म कब आएगा, एग्जाम किस महीने में होगा, एग्जाम पैटर्न, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है, तो इस वाली वीडियो को आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है। चलिए, और पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से आपको प्ले लिस्ट दिख जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा वाद यह मानता है कि यह विश्व मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने की से जो है दुनिया बदल सकती है। मानववाद, समाजवाद या आत्मवाद या आदर्शवाद। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग। तो वह वाद है आदर्शवाद। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है क्या? संस्कृति ग्रहण या समाजीकरण या अधिग्रहण या सांस्कृतिक संपर्क। 2023 में यूपी से या बिहार से बीएड करना है, किसी भी स्टेट से अगर आपको बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और कल से आपकी जो है टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, ट्रस्ट मी। ठीक है, भरोसा करें आप लोग मेरे ऊपर, मैं आपको सरकारी सीट दिलाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में तैयारी आपकी मैं कराऊंगा इसी चैनल पे। तो जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है डियर? सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या लोधी का मकबरा या लाल किला। राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। और पिछली क्लासेस को आप लोग जाके जरूर से जरूर आप लोग देखिए। ठीक है, डेली क्लासेस को ज्वाइन करें आप लोग। तो दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? वो है हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखिएगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? बताएं। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, या पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम, या कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। 54 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? बताएं सभी लोग। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो वो है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? बताएं सब लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा या इंदिरा गांधी द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा या लाल बहादुर शास्त्री द्वारा? बताएं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो ये प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? इसमें बताना है। जनसंख्या वृद्धि हो गया, आर्थिक वृद्धि हो गया, औद्योगिक वृद्धि हो गया, रोजगार वृद्धि हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आर्थिक वृद्धि हो गया, औद्योगिक वृद्धि हो गया, रोजगार वृद्धि हो गया, ये सब क्या है? भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है।
पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ज़्यादा समय चाहिए ऑप्शन को पढ़ने में तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? और सिलेबस की वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का जो अर्थ है वो है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एटना या क्राकाटोआ या स्टम्बोली या वेसुवियस? बताएं सब लोग। तो स्टम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 58 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए, और 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। चलिए अब इस प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दमुक का निर्माण करती है? ताप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्णरेखा? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ज्वारन दमुक का निर्माण करती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ज्वारन दमुक का निर्माण करती है। 59 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है कौन सा? बताएं, आरबीआई के इसमें का वर्ग कौन सा नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं कौन सा? करेंसी नोट जारी करना ये तो कार्य है। मुद्रा योजना बनाना ये भी कार्य है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना बिल्कुल सही बात है, ये भी कार्य है। आरबीआई का निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये बैंकों का बैंक कहलाता है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं और कल आप लोग रेडी रहिएगा, नोट्स बनाना है कल से आपको। बताएं, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो यह लगाया गया था लखनऊ में, ठीक है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवाबों की नगरी लखनऊ। चलिए, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? दादा भाई नौरोजी या स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? बताएं, 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बताएं, किस शासक को जहांगीर ने पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? फरजंद जिसे बोलते हैं। तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को सम्मानित किया था, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ये आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? पढ़िए ऑप्शन को फिर जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका जो मुख्य कारण था, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ठीक है। चलिए, सी वाला करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार प्रच्छा, परमादेश व प्रतिषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो हैं प्रकार के आदेश जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है क्या? समाजवाद, पूंजीवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था? बताएं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु ऊर्जा या बायोगैस? बताएं, कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा?
राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा? बताएं सब लोग, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकासशील देश वह है जिसमें क्या हो? विकासशील देश वह है जिसमें स्थिर मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, या वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, या स्थिर मूल्यों पर स्थिर जीएनपी हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं, विकासशील देश वह है जिसमें, तो जिसमें जो है वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में जो है किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद सदस्य, या राष्ट्रपति? भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएं, शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ? दिल्ली, या सासाराम, लाहौर, या अजमेर? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है हिस्ट्री का, ये कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, या बनवाली? इसे बनावाली भी बोल सकते हैं। बताएं सभी लोग, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से तो बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला था। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, संस्थापक एओ होम थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब थे। और जॉर्जियोल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कथकली किस प्रदेश की नृत्य नटिका है? जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कथकली किस प्रदेश की नृत्य नटिका है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, केरल का है ये। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्गी की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो अपना नाम, स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर से जरूर आप लोग जाके देखिए। और इस क्रैश कोर्स को अगर आपको परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक के माध्यम से आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियोस आप लोग जाके देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी बीएड की। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हैं इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना डाउट फिर से क्लियर कर सकते हैं। ये सिलेबस का वीडियो जाके देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।